हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लास्ट टर्न तक आपको ये समझा दिया गया था कि किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से आप कैपेसिटर, रेजिस्टर या इंडक्टर अलोन, कैपेसिटर अलोन, रेजिस्टर अलोन, इंडक्टर अलोन कनेक्ट करते हैं तो करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है और फेजर किस क्वांटिटी को कहते हैं। तो दिखाते हैं आपको आज का फेजर डायग्राम। तो ये आपके सामने आ चुका है वो तीन केसेस जो आपको ऑलरेडी समझा दिए गए थे। जो ये फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसको हम ऐसे लिखते थे, ये जो ईएमएफ अप्लाई हमने किया है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसकी वैल्यू को कुछ इस तरह लिखा जाता था। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ये जो आप सोर्स ऑफ ईएमएफ देख रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, इसकी वजह से इसे फेजर कहते थे। ओमेगा टी इसका फेज है और ये ईएमएफ अप्लाई करने पर जब आप ये ईएमएफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो जो इसमें फ्लो करने वाला करंट है वो करंट आपके पास वैल्यूज का आता था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हम यही सेम ईएमएफ अप्लाई करते हैं कैपेसिटर अलोन पर, यही सेम ईएमएफ हम कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं तो इसमें जो फ्लो करने वाला करंट है वो करंट आपके पास आता था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये आपको इस कैपेसिटर में फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू आता था। ये हमने डिराइव भी किया है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। और फिर जो आप ये तीसरा सर्किट देख रहे हैं इसमें इंडक्टर अलोन कनेक्टेड है जिसकी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है और इसमें भी आपने यही ईएमएफ अप्लाई किया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस ईएमएफ को अप्लाई करने पर इसमें जो इंस्टेंटेनियस करंट आया था वो आया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, रेडियंस में पाई बाई टू कहते हैं 90 डिग्री को, पाई बाई टू रेडियन।
तो ये डेरिवेशंस एसी थ्रू रजिस्टर जिसमें इतना ईएमएफ लगा के इतना करंट आता है, एसी थ्रू कैपेसिटर जिसमें इतना ईएमएफ लगाकर इतना करंट आता है, और एसी थ्रू इंडक्टर, ये डेरिवेशंस करने के बाद आपको ये बताया गया था कि देखें ईएमएफ जो रजिस्टर में लगाया है उससे आने वाला जो करंट है वो ये है। ईएमएफ का फेज कितना होता है यहाँ पर दिखाया गया है, साइन के आगे जो भी कुछ लिखा होता है वो फेज है। तो यहाँ पर फेज है ओमेगा टी। करंट का फेज साइन के आगे जो लिखा है वो फेज है ओमेगा टी। तो आपको ये बताया गया था कि जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ रेजिस्टेंस अलोन या रेजिस्टर अलोन पर लगाया जाता है तो ईएमएफ का फेज और करंट का फेज सेम होता है, दे आर इन सेम फेज। और जब वो सेम फेज में होते हैं तो फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक उसी तरह कैपेसिटर को जब आप कनेक्ट करते हैं इसी सोर्स से तो यहाँ पर ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है, लेकिन करंट का फेज जो है साइन के आगे जो पूरा लिखा है वो फेज होता है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। यानी करंट और ईएमएफ के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर, यहाँ ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इस अंतर में करंट का फेज ज्यादा है पाई बाय 2, और यहाँ इंडक्टर वाले केस में भी ओमेगा टी फेज है ईएमएफ का, लेकिन करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 कम है ईएमएफ के फेज से। इन दोनों में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, एक में करंट ज्यादा ईएमएफ से, एक इंडक्टर में करंट कम ईएमएफ से। अब आपको इन तीनों केसेस का फेजर डायग्राम हम दिखाते हैं बनाकर। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम इसमें उस डायग्राम को बनाने के लिए एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं पहले। तो ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर का पैटर्न आ गया है। अब आपको दिखाते हैं। ये हम फर्स्ट केस के लिए आपको ग्राफ बनाते हैं, इसी ग्राफ को फेजर डायग्राम कहा जाता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब रेजिस्टेंस के केस का ये जो ग्राफ आपको दिखाया है इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनेगा दिखाते हैं। ये जो एरो है ये आपके ईएमएफ को शो कर रहा है, और ये एंगल ओमेगा टी उस ईएमएफ का फेज है। जो बताया था बच्चों को कि फेज वो एंगल होता है जो इस एरो ने बनाया होता है, इसी से साइन और कॉस पता चलता है। फेजर डायग्राम पिछले आर्टिकल में अच्छी तरह समझ लिया बच्चों ने। अब करंट को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ईएमएफ का जो एरो है और करंट का एरो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही जो एंगल यानी फेज बनाया है, एंगल को ही फेज कहते हैं, साइन या कॉस के आगे लिखा हुआ, वो एंगल या फेज दोनों का ओमेगा टी। तो ये कहलाता है फेजर डायग्राम फॉर ईएमएफ एंड करंट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन रेजिस्टेंस अलोन इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि दोनों का फेज सेम है। अब इसी डायग्राम को, फेजर डायग्राम को अगर कैपेसिटर के लिए बनाना है तो हम आपको फिर से दिखाते हैं दूसरा ग्राफ। यहां पर बनेगा दूसरा आपका ग्राफ।
ये आपका सेकेंड ग्राफ बना दिया हमने, ये x और ये y। अब EMF का फेज तो इसमें साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी जो लिखा होता है साइन के आगे, तो उसको हम वही रेड एरो से शो करेंगे। ये देखें EMF तो जैसा पहले बनाया था बिल्कुल वैसा ही है, ये EMF की वैल्यू है और ये आपका फेज है, उसका क्या है फेज की वैल्यू, ओमेगा टी। लेकिन यहाँ इस केस में, कैपेसिटर के केस में, करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो करंट को जैसा कि हम ग्रीन कलर से शो कर रहे थे, तो आपको ध्यान देना है कि करंट का एरो कहां पर बनेगा। ये देखिए, ये जो आपका एरो बना है ये करंट का एरो है, क्योंकि ये एंगल पाई बाय 2 है। इस दोनों इक्वेशन से आपने ग्राफ बना के दिखाया कि अगर EMF का फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज उससे पाई बाय 2 ज्यादा है। पाई बाय 2 ज्यादा मतलब करंट को उससे पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री आगे की तरफ बनाया गया है। अब आप अगर EMF का फेज पूछेंगे वो ओमेगा टी, और करंट का फेज बोलेंगे तो ओमेगा टी यहां तक और प्लस पाई बाय 2 इससे आगे पहुंच गया है। तो दिस इज द फेजर डायग्राम बिटवीन EMF एंड करंट फॉर कैपेसिटर अलोन कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स। यानी जब कैपेसिटर अकेले को AC सोर्स में कनेक्ट किया जाता है तो करंट और EMF के बीच का फेजर डायग्राम। अब इससे काफी बच्चों को अंदाजा हो गया होगा कि अगला फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम आपको दिखाते हैं बनाकर अगला फेजर डायग्राम भी। फिर से हम एक ग्राफ बना रहे हैं यहां पर। ये वैसा ही बिल्कुल ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हम अब बनाते हैं EMF के लिए एरो। ये लीजिए, EMF का उतना ही वैल्यू, वही फेज, यहाँ E लिखा है, ये ओमेगा टी, क्योंकि आपने सबको सेम EMF अप्लाई किया था। सबका सारे EMF जो आपने L के क्रॉस, C के क्रॉस, R के क्रॉस लगाए, सारे EMF की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी थी। लेकिन अब आप उस EMF, थर्ड आपका ये वाला सर्किट है इंडक्टर अलोन, इसके अक्रॉस जो EMF आप देख रहे हैं वो ओमेगा टी होने के बाद जो करंट आया है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। अब बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अगर प्लस पाई बाय 2 बनाने के लिए एरो को इससे 90 डिग्री आगे बनाना है, तो माइनस पाई बाय 2 बनाने के लिए एरो को बनाना होगा यहां पर। ये एरो इस तरह बनना चाहिए कि EMF और करंट के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल आ जाए। देखें अब ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है, यानी ये एंगल पाई बाय 2 है। आप अगर मेजर करके बनाएंगे तो आपको इस एंगल को एग्जैक्ट 90 बनाना है। ये करंट का एरो है क्योंकि वो उससे पाई बाय 2 कम है। यहां पर भी EMF है, उससे पाई बाय 2 कम होने का मतलब पीछे, और पाई बाय 2 ज्यादा होने का मतलब आगे। तो ये तीन आपके फेजर डायग्राम हैं, रेजिस्टेंस अलोन, कैपेसिटेंस अलोन और इंडक्टेंस अलोन AC सोर्स ऑफ EMF में जब कनेक्टेड होते हैं। आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस अलोन में दोनों सेम फेज में है, यानी फेज
फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन कैपेसिटर में when capacitor alone is connected across AC source the current leads the EMF, लीड का मतलब उससे आगे रहना, या उल्टा बोलें तो EMF lags behind, lags behind का मतलब EMF पीछे है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, करंट के लिए बोलेंगे तो लीड्स द EMF, EMF के लिए बोलेंगे EMF lags behind the current by phase angle पाई बाय 2, यानी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, करंट इसमें आगे है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इंडक्टर में भी ये फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, बट इसमें करंट पीछे है, तो आप बोलेंगे करंट लैग्स बिहाइंड या ईएमएफ लीड्स। जो लीड कर रहा है मतलब वो आगे, जो लैग्स बिहाइंड है वो पीछे। ये 3 फेजर डायग्राम और ये फेज डिफरेंसेस, ये भी पाई बाय 2 है माइनस का। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब आप इसके बाद इन सर्किट्स के कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। ये अलोन, आर अलोन, सी अलोन, एल अलोन। इसके बाद आप आज सर्किट सीखेंगे सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, और फिर फाइनली हम सीखेंगे एल सी आर सर्किट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं सीखेंगे तो ये LCR भी समझ नहीं आएगा। पहले आप तीनों को अलोन अलोन सीखना ज़रूरी है, फिर इनके कॉम्बिनेशन भी, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को समझने के लिए सारी स्टेजेस जानना ज़रूरी है, और ये रिजल्ट्स और फेजर डायग्राम याद रखने हैं। वोल्टेज, EMF को वोल्टेज भी बोल सकते हैं, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF को। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाय 2 एंगल, करंट आगे, और यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाय 2, करंट पीछे। तो ये अलोन का फेजर डायग्राम आपने सीख लिया है। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। तो ये हम बच्चों को अब सिखा रहे हैं फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन। हेडिंग है AC थ्रू LR सर्किट। L मतलब इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस कैपिटल L है, R मतलब रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R है। ये आपके सामने एक सर्किट है पहले से ही बना हुआ। इस सर्किट में ये दिखाया गया है कि एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, और एक इंडक्टर जो कॉइल होती है जिसका इंडक्टेंस है L, ये एक AC सोर्स से कनेक्टेड है, जिस AC सोर्स में EMF हम अप्लाई कर रहे हैं कितना, E0 साइन ओमेगा टी, और उसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ये आप करंट देख रहे हैं, कैपिटल I। अब आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जहां बैटरी वाला करंट, सेल वाला करंट पढ़ाया गया था, वहां एक बात बताई गई थी कि जो अप्लायंसेस सीरीज में लगे होते हैं उन सब में करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज सबका डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर भी बस ये फर्क इतना है कि यहाँ पर इस जगह बैटरी या सेल के लगाने के बजाय एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF लगाया गया है, यानी एक ऐसा EMF जो आपको जनरेटर से मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली है। तो इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट भी चेंज होता रहेगा, लेकिन सेम करंट फ्लो करेगा। जितना भी चेंज वेंज हो रहा है ठीक है, लेकिन R में जितना करंट फ्लो कर रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उतना ही L में फ्लो करेगा। सीरीज किसी का भी कॉम्बिनेशन हो, उसमें करंट दोनों तीनों जितने भी अप्लायंस या जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं सीरीज में, सबका करंट सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। यहाँ दिखाया गया है VR, ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू हम लिखना चाहें तो VR इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसे लिख देते हैं। और ये जो VL दिखाया है, इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो VL इज इक्वल टू
XL लिखना पड़ेगा हमको, जिस XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर में तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन इंडक्टर में जो काम रेजिस्टर या रेजिस्टेंस का होता है वो XL का होता है, जिस XL की वैल्यू हमने पढ़ी थी जो कि ओमेगा L आई थी। इसकी यूनिट और डायमेंशन को हमने स्टडी करके बताया था कि ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, यानी वही काम करता है जो रेजिस्टेंस करता है। XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला या लॉ वही अपने अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस वही अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। बस इस इंडक्टर में रेजिस्टेंस की जगह XL वही रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब आपके पास दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR और VL, उसके वैल्यूज भी हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और इसका VL I XL क्यों है वो आपको पता चल गया है, XL की वैल्यू भी पता है। XL का वही काम है जो रेजिस्टेंस का है। अब सबसे पहले हम इस सर्किट का आपको फेजर डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। उसके लिए जो रूल मैं यूज करूंगा वो याद दिला देता हूं मैं। पहले हम फेजर डायग्राम देख रहे हैं। ये हमने ग्राफ बनाना है पहले, और इस ग्राफ बनाने के बाद हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिखाते हैं आपको। ये जो रेड कलर का एरो बनाया है ये VR कहलाएगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। और ग्रीन कलर का जो एरो है वो कहलाएगा करंट। यानी I। और ये करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन में क्यों बनाए गए हैं? वो इस रीजन की वजह से कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज ही है, EMF को ही वोल्टेज बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस का वोल्टेज या EMF जो होता है, अकेला जब रेजिस्टेंस होता है तो उसका EMF वही है जो ये है। उस केस में कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग है VR। उसके और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का सेम फेज है। करंट का भी ओमेगा T और EMF का भी फेज डिफरेंस 0, तो दोनों को एक ही लाइन में बनना है। इसलिए आपने रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज और करंट को एक ही लाइन में बनाया है, क्योंकि उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब बारी आती है VL बनाने की। VL को हम बना देते हैं ब्लैक कलर से। VL को ब्लैक कलर से बनाएंगे तो VL कहां बनेगा वो आपको दिखाते हैं। ये VL है। अब VL को इस डायरेक्शन में बनाने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि आपने अभी देखा इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF था, जिसे हम वोल्टेज बोल सकते हैं, जब कॉम्बिनेशन में हो रहा है तो वो VL कहा जाएगा।
अब ये एक ही अकेला इंडक्टर है तो जो भी इसका वोल्टेज है सारा इसको मिल रहा है, लेकिन जब दो कनेक्टिंग है सीरीज में तो इसी वोल्टेज का कुछ पार्ट इसको मिलता है इंडक्टर को, कुछ पार्ट रेजिस्टेंस को मिलता है। रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज VR, इंडक्टर वाला वोल्टेज VL। वो वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, या आप ये बोल सकते हैं करंट इंडक्टर वाले वोल्टेज से π/2 पीछे है। करंट को आगे, करंट को वोल्टेज से पीछे होना है या वोल्टेज को करंट से आगे होना है। इस रीजन की वजह से यहाँ पर ये कंडीशन बनाई गई है। तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि देखो आपके पास करंट तो दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि अभी बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में फ्लो करने वाला करंट क्या है, सेम, लेकिन दोनों का वोल्टेज अलग अलग है। और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज और करंट जो एक ही करंट है दोनों में, वो करंट रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, लेकिन वही करंट इंडक्टर वाले वोल्टेज से π/2 पीछे है। आप रिवर्स करके देख सकते हैं, फिर से दिखा देता हूं एक बार। इंडक्टर वाले वोल्टेज से करंट π/2 पीछे होता है। तो यहां पर करंट को जब ऑलरेडी यहां बनाया है तो ये करंट इंडक्टर वाले वोल्टेज से π/2 पीछे तभी होगा जब इंडक्टर वाला वोल्टेज इधर बनाया जाएगा ऊपर। अब हम इस पॉइंट को O बोल देंगे और इस VL, मैं यहां पर वैल्यू VL लिख रहा हूं, इस एरो की वैल्यू VL है, लेकिन इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं। इस पॉइंट को मैं, यहां तक जो ये पॉइंट है, इसको B बोल देता हूं। और अब हमें करना क्या है, हमें इस VL और VR का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, VL वोल्टेज है इंडक्टर का, VR वोल्टेज है रेजिस्टेंस का। और वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी होती थी आज तक, लेकिन वो DC करंट के लिए था। यहाँ वोल्टेज स्केलर की तरह नहीं, वेक्टर की तरह ट्रीट की जा रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी बदलता रहता है। तभी तो वो फेजर है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है। तो आपको इसका रिजल्टेंट भी वेक्टर की तरह ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वेक्टर की तरह रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप यहां पर एक लाइन बनाएंगे और यहां पर एक लाइन बनाएंगे। और आपने इस OA वेक्टर जो VL को रिप्रेजेंट कर रहा है और OB वेक्टर जो VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों के यूज करके एक पैरेललोग्राम बना दिया है। और अब ये जो एरो मैं बनाने जा रहा हूं, ये एरो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से VR और VL का रिजल्टेंट है। और इस रिजल्टेंट को हम E बोलेंगे, जो कि टोटल EMF होगा। DC बैटरी यानी DC सर्किट में क्या होता था, यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता था, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस लगा होता था, और यहाँ पर आपकी V वोल्ट की अगर बैटरी होती थी, ये R1 और ये R2, दोनों में करंट I, इसका वोल्टेज V1 I R1, इसका वोल्टेज V2 I R2, और इन दोनों वोल्टेजेस का सिंपल एडिशन जब हम करते थे V1 प्लस V2, वो होता था टोटल वोल्टेज जो अप्लाई की जा रही है। बस फर्क यहाँ पर क्या आ गया है इस सर्किट और इस सर्किट में, कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं है, कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, क्योंकि इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो भी बार बार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये जो आई करंट यहाँ दिखाया गया है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है जिसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से VR की वैल्यू भी
इंक्रीज डिक्रीज होती है, इसीलिए इसे फेजर कहा जाता है। और फेजर को एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप VR और VL का सिंपल एडिशन नहीं निकाल सकते, सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये दोनों स्केलर थे। डायरेक्शन अलग अलग होते हैं तो उन्हें वेक्टर माना जाता है, और वेक्टर माना जाने की वजह से उनका वेक्टर सम करना पड़ता है। तो अब ये VR और VL का सिंपल सम E नहीं आएगा, जो कि E अप्लाई हो रहा है। VR और VL का वेक्टर सम E आएगा। इसीलिए जब भी आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को ऐड करते हैं तो वेक्टर का रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंपल वोल्टेज जो बैटरी वाला वोल्टेज था वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहती है। अब इस E का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस E का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको आप C मान लें अगर, तो E का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको OC का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर की वैल्यू होगी OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देता हूं, BC स्क्वायर को OA स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर OC स्क्वायर की वैल्यू E है तो हमने E स्क्वायर लिख दिया, जो कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का टोटल वोल्टेज VR और VL का रिजल्टेंट वोल्टेज है। और OB देख रहे हैं, O से B तक का वैल्यू ये क्या है, VR स्क्वायर, और OA क्या है, VL स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट लाइन में यहां लिखता हूं मैं, नेक्स्ट लाइन E इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं E इज इक्वल टू VR की वैल्यू आप यहां पहले से ही नोट डाउन किए हो, IR, उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, स्क्वायर है क्योंकि, और प्लस VL की वैल्यू आप पहले से यहां लिखे हो IXL, और स्क्वायर तो है ही। अब आप इस स्क्वायर रूट में से I स्क्वायर और I स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेके स्क्वायर रूट से वो बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास E की वैल्यू बचेगी I, और स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू I स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू पहले ही आप ओमेगा L जानते हो, तो ओमेगा L का स्क्वायर। और ये अगर रिजल्टेंट EMF आपको गिवन हो तो आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। करंट निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट EMF और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, ये इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है वो ये है करंट, ये है EMF। करंट भी इंस्टेंटेनियस है, ऑल्टरनेटिंग है, EMF भी इंस्टेंटेनियस है, ऑल्टरनेटिंग है। लेकिन जो ये नीचे लिखा है इसमें R तो रेजिस्टेंस है ही, और ओमेगा L का भी वही काम है जो रेजिस्टेंस का था, यानी ये दोनों कुल मिला के इस सर्किट की रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस
रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर और ओमेगा एल इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट, ये इस सर्किट में करंट को अपोज करने वाली टोटल चीज है। रेजिस्टेंस भी करंट को अपोज करती है, ओमेगा एल भी। तो ये कुल मिला के जो ऑपोजिशन, ये पूरा सर्किट एल और आर का कॉम्बिनेशन जो ऑफर करेगा वो ये चीज है। तो ये जो अंडर रूट वेयर, ये जो लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल का होल स्क्वायर, आप इसे कह सकते हैं दिस इज द ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस क्योंकि करंट को अपोज करता है, दिस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ टू द करंट। तो ये वो कुल मिला के ऑपोजिशन है जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मिलकर लगाते हैं या मिलकर देते हैं करंट को। बस इस ऑपोजिशन का नाम, सिंबल तो Z है लेकिन इसका नाम होता है, नाम लिखते हैं, Z का नाम होता है इम्पीडेंस। ठीक है जी, Z को इम्पीडेंस बोलते हैं। यूनिट वही ओम रहेगा क्योंकि R का भी यूनिट ओम है, ओमेगा एल भी ऑपोजिशन है, उसका यूनिट भी ओम ही आया था, जिससे हमें पता चला था ओमेगा एल का काम वही है जो रेजिस्टेंस का है। लेकिन जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मिलकर ऑपोजिशन ऑफर करते हैं, टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर एंड इंडक्टर, तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू E बाई Z भी बन सकता है, जिसमें Z की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर है। और इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको एक चीज और फाइंड आउट करनी है, और वो है ये, इस एंगल को हम फाई से डिनोट करेंगे, जो फाई फेज डिफरेंस है बिटवीन E एंड I। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है EMF और करंट के बीच का। याद रखें, इस फेज डिफरेंस को हमेशा फाई से डिनोट करना है। और उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं वो यहां दिखाता हूं। tan फाई इज इक्वल टू, इसी ट्राइंगल की बात हो रही है जिस ट्राइंगल से आपने, OBC ट्राइंगल से आपने E की वैल्यू फाइंड आउट की थी। tan फाई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फाई अगर एंगल लेंगे तो tan फाई ये में परपेंडिकुलर आएगा BC और बेस आएगा OB, और BC की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो, OA, और OB ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि BC और OA सेम है। तो आपके पास tan फाई का वैल्यू, OA का वैल्यू VL है और OB का वैल्यू VR है। VL को आप क्या लिखे हो पहले ही यहां दिख रहे हैं सर्किट डायग्राम में, IXL, सबस्क्रिप्ट में L है। VR को पहले ही आपने क्या लिखा हुआ है, IR। I से I आप कैंसिल कर दोगे, आपके पास tan फाई इज इक्वल टू, XL की जगह आप क्या लिखते हो, ओमेगा L, XL की वैल्यू पहले ही ओमेगा L है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचता है, R। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L
अपॉन आर। ये आपका फेज डिफरेंस भी आ गया है। ईएमएफ रिजल्टेंट जो है और करंट दोनों में सेम करंट जो फ्लो कर रहा है आर और एल में, उनके बीच का फेज डिफरेंस। जब भी आपको एलआर सर्किट अगर पूछा जाएगा, वैसे तो ज्यादा चांस एलसीआर सर्किट का होता है, लेकिन एलआर सर्किट अगर पूछा जाएगा तो आपको ये सर्किट बनाने के बाद ये दिखाना है कि दोनों सीरीज में है, तो वोल्टेज दोनों का अलग अलग होगा, करंट सेम होगा, दोनों के वोल्टेज की वैल्यू, उन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है लेकिन उनमें फ्लो करने वाला करंट सेम है। तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, उसका फेजर डायग्राम, उसी में वोल्टेज इंडक्टर वाला भी लगाना है क्योंकि वो करंट से π/2 आगे होता है। वीएल और वीआर का रिजल्टेंट ईएमएफ पता लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम करके, जिस जो यहाँ पर 90 डिग्री होने की वजह से पाइथागोरस से सॉल्व हो जाएगा। रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड आउट करने के बाद करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने पे आपको पता चला कि जो ऑपोजिशन रेजिस्टेंस और ओमेगा एल मिलकर करते हैं वो इम्पीडेंस है, और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट ईएमएफ है उसका करंट के साथ फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फेज डिफरेंस फाई से डिनोट होगा और इसमें आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाई की वैल्यू tan इनवर्स ये आ जाएगी। इतना कंप्लीट आपको करना है एलआर सर्किट के लिए। यही काम आपको सीआर सर्किट के लिए भी करना है। आज का टास्क बच्चों को देते हैं, वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीआर सर्किट भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार बच्चे सारे सीआर सर्किट को ट्राई कर लें। मैं सीआर सर्किट का आपको डायग्राम जरूर दिखा देता हूं जिससे बच्चों को आइडिया एक लग जाए। ये आपका सीआर सर्किट का डायग्राम है। जितने स्टेप्स आपने किए हैं एलआर सर्किट में वो सारे स्टेप्स आप रिपीट करें सीआर सर्किट में। जो भी दिक्कत आएगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने पर पता चल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।